दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों प्याज के भाव में बड़ी गिरावट आई है। प्याज की आवक बढ़ने से एक सप्ताह के भीतर ही प्याज का दाम प्रति किलो 10 से 12 रुपए तक कम हो गया है। जी हां, कुछ थोक मंडी में नासिक का प्याज 3400 से 36 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि फुटक्कर बाजार में 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि कुछ फुटक्कर विक्रेता ग्राहकों से अब भी ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में आलू समेत सभी सब्जियां सस्ती हो गई थी, लेकिन प्याज का दाम लगातार ऊपर चल रहा था। जी 28 रुपए से बढ़कर प्याज 70 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। यह मंडी में नासिक के प्याज की आवक बढ़ने से दाम और एक बार फिर से काबू में आ गया है। बाजार में गुजरात और पश्चिम बंगाल का प्याज भी मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग नासिक की प्याज की है। ऐसा इसलिए क्योंकि नासिक के प्याज को सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों गर्मियों के दिनों में अब लोगों को पीने के पानी के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हां, लोगों को घर बैठे साफ पानी मिल सके इसलिए वाटर ऑन व्हील की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, इसके जरिए लोग अपने मोबाइल से ही पीने का पानी बुक करके अपने घर मंगवा सकेंगे। जल्द ही दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में 3 व्हीलर के जरिए साफ पानी लोगों तक पहुंच सकेगा। देश के कई शहरों में गर्मियों के दिनों में पीने के पानी को लेकर दिक्कतें आती है। लोगों को किफायती दामों पर साफ पानी मिल सके इसलिए वाटर ऑन व्हील की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली, बिहार समेत कई राज्य इस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वेस्ट दिल्ली और फिर साउथ दिल्ली में इसके जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। दोस्तों देश में तेलों के दामों में हो रहे इजाफे के बीच आम आदमी को एक और झटका लगा है। जी तेल कंपनियों ने आज रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार और एक महीने के अंदर चौथी बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिहार में अभी गैस सिलेंडर का दाम 900 रुपए प्लस हो गया है। पिछले महीने 3 बार में रसोई गैस की कीमत 100 रुपए तक बढ़ चुकी थी। पहले 4 फरवरी को 25 रुपए, फिर 14 फरवरी को 50 रुपए और फिर 25 फरवरी को 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, वही दिसंबर के महीने में 50 रुपए करके 2 बार बढ़ोतरी की गई थी। यानी कि अब तक एलपीजी सिलेंडर के दाम में करीब 200 रुपए का इजाफा हुआ है। आज हुए इजाफे के बाद अब 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए आपको 25 रुपए और चुकाने होंगे। जी हां, ये कीमत आज से लागू हो गई है। इसी के साथ ही कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब बिहार में घरेलू गैस का रेट 900 रुपए से भी अधिक हो गया है। दोस्तों कोरोना का नामो निशान मिटाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद आज से आम लोगों की टीका की बारी है। ऐसे में बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अपना बड़ा चुनावी वादा को पूरा करते हुए फैसला किया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्री में कोरोना के टीके दिए जाएंगे। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके ये ऐलान कर दिया है कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर ही टीकाकरण होगा, जिसमें लोगों को कोई भी रुपये नहीं देने होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अनुसार निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपए शुल्क देने होंगे, लेकिन बिहार में टीकाकरण के शुल्क का भुगतान आम लोग नहीं बल्कि राज्य सरकार अपने मद से खुद करेगी। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2022 तक देश के करीब 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हां, प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है। जी इस योजना का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। जी हां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवीवाई 3.0 में 8 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। जी हां, जिस पर 948 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बयान में कहा है कि पीएमकेवीवाई 3.0 को 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों के 717 जिलों में शुरू किया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपना नामांकन करना जरूरी होता है। इसके लिए www.pmkvyofficial.org पर जाकर अपना नाम, पता और ईमेल आदि की जानकारी भरनी होती है। फॉर्म भरने के बाद आवेदक जिस कोर्स में ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसे चुनना होगा। पीएमकेवीवाई में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी कोर्स दिए गए हैं। इसमें पसंदीदा कोर्स के अलावा एक अतिरिक्त कोर्स का भी चयन करना होगा। इन जानकारियों को भरने के बाद ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के लिए कोई भी फीस नहीं चुकानी पड़ती है, बिल्कुल भी फ्री है जी हाँ, बल्कि बतौर पुरस्कार राशि आपको करीब 8,000 रुपए सरकार देती है जी हाँ। इसमें 3 महीने, 6 महीने और फिर 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है जी हाँ। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जी हाँ। ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा। ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ ही नौकरी दिलाने में भी मदद करती है जी हाँ। रोजगार मेलों के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करती है जी हाँ। PMKVY योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। जब PMKVY के पाठ्यक्रम को पूरा करने पर आपका स्वीकृत एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप मूल्यांकन पास कर लेते हैं तो फिर आपको सरकारी प्रमाण पत्र तथा स्किल कार्ड प्राप्त होगा। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में नदी में कूदकर जान देने वाली महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है जी हां। साबरमती नदी में हाल के दिनों में आयशा नाम की महिला ने कूदकर खुदकुशी कर ली थी जी हां, जिसके बाद अब गुजरात पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है जी हां। आयशा के पति को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब उसे अहमदाबाद लाया जाएगा जी हां। आपको बता दूं कि आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने से पहले एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर सामने आया जी हां। अपने अंतिम वीडियो में आयशा ने भावुक तरीके से कहा है कि वे जो भी कुछ कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। आयशा की जान जाने के बाद पता चला था कि यह मामला दहेज उत्पीड़न का था जी हां। आयशा की शादी राजस्थान के आरिफ से 2018 में हुई थी, लेकिन उसे लगातार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। आयशा के पिता के मुताबिक उन्होंने ससुराल वालों को कुछ पैसे भी दिए, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ता ही चला गया जी। ऐसे में कुछ वक्त पहले ही आयशा अहमदाबाद आ गई थी और जब पति से उनसे कोई भी संपर्क नहीं हुआ तो उसने ये कदम उठाने के लिए सोचा। दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई जारी है जी हां। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान करीब 100 दिन से डटे हुए हैं जी हां। किसानों के विरोध अब खेत तक पहुंच चुके हैं और कई किसानों ने अपनी खरीफ फसल को जोत दिया है, यानी कि बर्बाद कर दिया है जी हां। इस बीच फिर से एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है जी हां। यहाँ एक किसान ने अपनी 4 एकड़ फसल को नष्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक छाता सब डिवीजन के उमराव गांव में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बाद हमने 4 एकड़ में खरीफ फसल को नष्ट कर दिया है जी हां। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के इस कदम से देश में अनाज की भारी कमी हो जाएगी, जिससे सरकार को आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जी हां। कुंवर नरेंद्र सिंह ने मांग की है कि किसानों को ऐसे आत्मघाती कदम उठाने से रोकने के लिए तीनों कृषि कानूनों को बिना किसी देरी से निरस्त करना चाहिए, यानी कि वापस लेना चाहिए जी हां। वही गांव के एक किसान मेघश्याम ने कहा है कि हम ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि सरकार हमारी समस्या को नहीं समझ रही है जी हां। इस तरीके से हरियाणा के रोहतक में एक किसान ने अपने 21 एकड़ फसल को तबाह करने का फैसला किया है। इसकी भनक जैसे ही किसान नेताओं को लगी वे मौके पर पहुंच गए जी हां। नेताओं ने किसानों के फसल को बर्बाद न करने की अपील की। जब किसान नहीं माने तो फिर नेता उसके ट्रैक्टर के आगे लेट गए जी हां। बाद में मान मनोबल के बाद किसान ने अपनी फसल बर्बाद नहीं करने की ठानी। हरियाणा और पंजाब के कई जगहों से ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं जी हां, जहां दिन चढ़ते ही किसान अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में चले जाते हैं और अपनी गेहूं की फसल को नष्ट करने लगे, जिसके बाद किसान नेताओं ने ऐसा ना करने की किसानों से अपील की है। दोस्तों, होली के त्योहार नजदीक आते ही दूसरे राज्यों से बिहार लौटने वाले लोग रेल टिकट को लेकर परेशान होने लगे हैं जी हां। बुकिंग खुलते ही सभी ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी है। लंबी दूरी की किसी भी ट्रेन कोई भी आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं है जी हां। सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। जिन यात्रियों को किसी भी ट्रेन में आरक्षित टिकट नहीं मिले हैं वे अब स्पेशल ट्रेन की आस में लगे हुए हैं जी हां। रेलवे की ओर से होली स्पेशल ट्रेन के बारे में अभी तक कोई भी सूचना नहीं प्रसारित की गई है। इसके कारण ऐसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो इस बार होली मार्च के अंतिम सप्ताह में है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, हावड़ा, रांची, हैदराबाद आदि शहरों से बिहार आने वाले सभी ट्रेन हाउसफुल हो चुकी है। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि रेलवे कुछ होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा, इससे ही बिहार के लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि स्पेशल ट्रेनों की घोषणा में देरी की एक वजह महाराष्ट्र में सामने आई कोरोना की नई स्ट्रेन भी हो सकती है।
दोस्तों मार्च में बढ़ती गर्मी के साथ अगर आपने अभी अलमारियों और बक्सों से गर्मी के कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं तो अच्छा है जी हाँ, क्योंकि अगर आप गर्मी के लिए नए कपड़े खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि गर्मियों के कपड़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल कपड़ा उद्योग के लिए धागा और कच्चा माल काफी महंगा हो गया है, जिसका असर टी शर्ट, डेनिम, कॉटन के कपड़ों पर दिख सकता है। जी हाँ, मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मार्च से मई तक गर्मी तेज होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले ग्रीष्म काल में यानी कि मार्च से मई तक उत्तर, पश्चिमोत्तर और फिर पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों और फिर मध्य भारत के पूर्व और फिर पश्चिमी भागों में कुछ हिस्सा और उत्तरी प्रायद्वीप के तटीय हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। दोस्तों आज के वर्तमान समय में हर कोई पक्का का घर बनाने के लिए काफी उत्सुक रहता है, जिसके लिए जमीन की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे में कई बार फ्लैट या फिर जमीन खरीदते समय धोखा भी हो जाता है, क्योंकि सही जानकारी नहीं होने पर अक्सर लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको जमीन और फिर फ्लैट की फर्जी रजिस्ट्री से कैसे बचना है इसके बारे में बताएंगे, तो फिर ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप किसी बिल्डर से जमीन खरीदते हैं तो फिर बिल्डर की जांच रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर करें, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी से आप बच सके। जमीन या फिर फ्लैट खरीदते समय ऑनलाइन उसके बारे में आप सब कुछ सही तरीके से जरूर जानकारी हासिल कर लें। अगर कोई जमीन ब्रोकर या फिर बिल्डर रजिस्ट्री ऑफिस में ना बुलाकर कहीं और रजिस्ट्री कराने की बात कर रहे हैं तो फिर आप सावधान रहें। जमीन की रजिस्ट्री हमेशा रजिस्टर्ड के ऑफिस में ही कराएं, किसी भी एजेंट को जमीन रजिस्ट्री के लिए ना पकड़ें। दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में राजद अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगा। जी पार्टी ने वहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थन का निर्णय लिया है। जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। जी उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। जी तेजस्वी यादव ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। जी पार्टी शुरुआत से ही यहां टीएमसी के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए थे। जी मगर इस पर बात नहीं बन सकी। राजद ने पश्चिम बंगाल में बिहार के इतर राजनीतिक दोस्त चुने हैं। बिहार में पार्टी ने कांग्रेस और फिर वाम दलों संग मिलकर चुनाव लड़ा था, मगर पार्टी बंगाल में कांग्रेस और फिर लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। जी हालांकि वाम दल चाहते थे कि राजद उनके साथ आए, मगर राजद का सुझाव शुरुआत से ही टीएमसी की ओर ही थी। जी तेजस्वी यादव ने सोमवार को ममता बनर्जी से पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करके बंगाल के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। जी सूत्रों की माने तो टीएमसी के समर्थन का फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्तर से लिया गया है। जी बंगाल में ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन दिए जाने के बारे में पार्टी की ओर से विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी है। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा निरंतर देश के संघीय ढांचे और फिर संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार किया जा रहा है। देश एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का मानना है कि विपक्ष के लिए यह समय देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, विचारधारा की प्रतिबद्धता तथा सिद्धांतों की स्थिर राजनीति का है। दोस्तों फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी ने एक बार फिर से गेहूं उत्पादक किसानों को परेशान कर दिया है। इस बीच एक सप्ताह को छोड़ दे तो फिर गेहूं के लिए इस साल मौसम बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब फलने का समय आया तो फिर मौसम ने दगा दे दिया। जी अभी अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहना चाहिए, जो कि बढ़कर 30 डिग्री से ऊपर चला गया। जी हाँ, बिहार में मौसम के हर महीने बदलते रंग ने साबित कर दिया है कि सरकार की मौसम अनुकूल खेती योजना को ही किसानों को अपनाना पड़ेगा। इस योजना के तहत राज्य में जहां भी खेती हुई है वहां की गेहूं फसल अच्छी है और अब पकने भी लगी है, लिहाजा फरवरी में बढ़ती गर्मी भी उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उन खेतों में गेहूं की बुआई नवंबर के पहले सप्ताह में ही हो गई थी। दोस्तों तेलंगाना के एक किसान ने खेती के प्रति लगन, नई सोच और प्रयोग धार्मिकता का उदाहरण पेश किया है। जो उन्होंने चावल की ऐसी किस्म की खोज की है जिसमें खाने के लिए उसे पकाए जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। यह चावल को कुछ देर के लिए सिर्फ आपको पानी में भिगोकर छोड़ देना होगा और आप उस चावल को खा सकते हैं। इसमें आपको पकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप गर्मा गर्म चावल खाना चाहते हैं तो फिर उसे गर्म पानी में भिगो करके छोड़ सकते हैं। अन्यथा सामान्य पानी से भिगोकर खाने पर भी चावल उसी तरीके से तैयार हो जाता है। जी करीमनगर के श्री मल्लापल्ली गांव के किसान श्रीकांत का कहना है कि उसे एक बार असम जाने का मौका मिला था, जहां चावल की ऐसी किस्म के बारे में पता चला जो बिना पकाए ही खाया जा सकता है। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से संपर्क करके चावल की इस अनूठी प्रजाति के बारे में जानकारी ली। पता चला है कि असम के पहाड़ी इलाके में कुछ जनजातियां इस तरीके का धान पैदा करती है जिसे खाने के लिए पकाने की जरूरत नहीं होती है।
दोस्तों दुनिया भर में बढ़ती आबादी के साथ ही लोगों के लिए कई परेशानियां भी सामने आ रही है। अब ऐसे ही एक चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जारी की है। जहां उसके अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 4 आदमी में से 1 आदमी को सुनने में परेशानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि 2050 तक लोगों के सुनने की क्षमता में कमी आ जाएगी। कल इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए WHO ने इस समस्या के समाधान के लिए इलाज और फिर इससे बचाव के लिए अधिक निवेश करने का सुझाव दिया है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस समस्या को कई कारणों पर ध्यान देकर रोका जा सकता है। उनके अनुसार इनमें संक्रमण जन्म के दौरान से ही सुनने में दिक्कत होना, यह बीमारी दुनिया में बढ़ती शोर की समस्या और फिर बदलती लाइफस्टाइल जैसे कारण शामिल है। दोस्तों असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश के दौरे पर हैं। जी हां, असम दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चाय बागानों में मजदूरों से बातचीत की। जी हां, प्रियंका गांधी प्रदेश के विश्वनाथ में सदगुरु चाय बागान में पहुंची, जहां उन्होंने सिर पर टोकरी बांधकर चाय की पत्तियों को तोड़ा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जी हां, दरअसल असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और फिर 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी अखाड़े में अपने दांव आजमाने में जुट गई है। बीते प्रियंका गांधी ने कहा है कि असम की बहुरंगी संस्कृति ही असम की शक्ति है। असम यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर महसूस किया है कि लोग इस बहुरंगी संस्कृति को बचाने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से तैयार हैं। अपनी संस्कृति और विरासत बचाने के लिए असम के लोगों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि बीजेपी नेता देश भर में घूम घूम कर संशोधित नागरिकता यानी कि CAA लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन असम में आते ही वे इस पर चुप्पी साध लेते हैं। CAA के खिलाफ असम में 2019 में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और उनमें 5 लोगों की जान चली गई थी। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को अपनी सांस्कृतिक पहचान और आजीविका के लिए खतरा बताया था। दोस्तों कांग्रेस के बागी नेताओं की समूह G20 थ्योरी के हाल ही में जम्मू में रैली हुई थी। इस रैली के दौरान गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता भगवा साफे में दिखे थे। इसके जरिए उन्होंने यह साफ संदेश देने की कोशिश की थी कि वे हिंदू विरोधी नहीं है। वहीं एक तरफ भगवा सफा और दूसरी तरफ रैली में कांग्रेस के कमजोर होने की बात कहकर इन नेताओं ने 135 साल पुरानी पार्टी के एक नया धारा बनने की बात साफ कर दी है। हालांकि कांग्रेस की चिंताएं खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस ये G23 गुट अभी कुछ और रैलियां कर सकता है। ये रैलियां जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों में हो सकती है। ये रैलियां पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा सकती है, जो कि चिंता की बात है। इस तरीके से कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद के अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़े प्रेम से सियासी हलचल तेज हो गई है। दोस्तों देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के दूसरे चरण की 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र और फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 साल से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी लोग 250 रुपए देकर टीका लगवा पाएंगे। इस चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एम्स में टीका लगाकर की है। इसके बाद उपराष्ट्रपति सहित कई गणमान्य ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। पत्नी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोरोना के टीका की पहली खुराक ली। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने मंगलवार को हैदराबाद में वैक्सीन लगवाई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। दोस्तों ये बात आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि महीने में लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले प्रशांत किशोर अब मात्र 1 रुपए की सैलरी में नई नौकरी करने जा रहे हैं। जी हां, वैसे तो प्रशांत किशोर यानी कि पीके को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना प्रधान सलाहकार बनाया है, लेकिन आप जान लीजिए कि पीके की हैसियत अब एक मंत्री के बराबर होने जा रही है। जी हां, भले ही उनकी सैलरी महज 1 रुपया है, लेकिन बाकी की सुख सुविधाएं उन्हें मंत्री के दर्जे की दी जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधान सलाहकार बनाए जाने के बाद पंजाब सरकार की ओर से सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, प्रशांत किशोर की नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने विस्तार से जानकारी साझा की है। जी हां, सरकारी आदेश के मुताबिक प्रशांत किशोर को वेतन के रूप में 1 रुपये, मात्र 1 रुपये मिलेगा, लेकिन उनका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। जी हां, क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से उन्हें एक निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी, एक प्राइवेट असिस्टेंट, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक क्लर्क और फिर 2 चपरासी मिलेंगी। इतना ही नहीं, अमरिंदर सरकार की ओर से प्रशांत किशोर को एक सरकारी बंगला, मंत्री जैसे कैंप ऑफिस, आवास और दफ्तर में टेलीफोन, ट्रेन और एरोप्लेन में फ्री यात्रा जैसे कई सुविधाएं मंत्रियों को दिया जाता है।
दोस्तों केंद्र सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है जिसमें खेती के काम के लिए सस्ती ब्याज पर कर्ज मुहैया कराया जाता है। अगर आप किसान हैं और अब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो फिर आपके पास इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए पूरा महीना बाकी है। जी मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। यह स्कीम के तहत कोई भी किसान नजदीकी बैंक शाखा पहुंचकर बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। सरकार ने किसानों की परेशानी को समझते हुए केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए बहुत ही सरल फॉर्म जारी कर दिया है। इस फॉर्म को भरने के बाद महज 15 दिन के अंदर ही अपना किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर 3 लाख रुपए तक का सेवा शुल्क माफ कर दिया गया। जी हां, आपको बता दूं कि केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। यही नहीं, समय पर पैसा लौटाने वाले किसानों को 3% की छूट भी मिलती है। दूसरे शब्दों में कहे तो समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को महज 4% ब्याज दर पर ही रकम मिल रही है। दोस्तों 11वीं 12वीं के छात्रों को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। जी हाँ, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। जी हाँ, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान से संबंधित छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। जी हाँ, इस योजना के तहत 11वीं 12वीं कक्षा और फिर स्नातक कर रहे छात्रों को फेलोशिप दी जाती है। जी हाँ, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इस योजना का संचालन करती है। जी हाँ, इस योजना को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है। इसके तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी और औषधि क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों को फेलोशिप दी जाती है और इसमें आपको 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।